एक माँ से ज्यादा बुरा कभी किसी को नहीं लगता जब वो अपने बच्चे को मना करती है, राइट, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। मैंने देखा कि मेरे दोनों भाई हैं, दोनों भाई भी थे, उनको भी पढ़ाना था। अगर मेरी ही फीस जाती ज्यादा तो फिर तीनों लोगों को कैसे वो पढ़ा पाती। इवन सोचिए गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी वो मुझे मना कर रही थी कि नहीं मैम नहीं पढ़ा पाऊंगी, तीनों बच्चों को देखना है, घर का लोन भी है, राइट। उस तक तो मेरा घर भी नहीं बना था। मैं आपको बता दूं, नाना के घर में जब हम लोगों को इलाहाबाद से लेके आया गया था, तो नाना के घर में ऊपर छत पे एक छोटा सा रूम था, वो हमको मिला था। और उस छोटे से रूम में ही मेरा किचन था, मतलब बेड लगाया था हमने, बेड के नीचे ही हमने मसाले के डिब्बे रखे हुए थे, साइड में हमने सिलेंडर वगैरह रख के किसी तरीके से अरेंजमेंट किया था। वहीं पे हम तीनों भाई बहन पढ़ाई भी करते थे, वहीं पे सब कुछ वगैरह। तो ये सारी मतलब उतने छोटे मकान में रहते थे। बहुत साल बाद मतलब अप्रोक्स में जब 12th क्लास में मैं पहुंची थी, तब जाके मेरा 9 लाख के घर पे पर लोन बना था, और उसकी भी किस्तें जा रही थी। तो मेरी मॉम ने कहा कि नहीं हम नहीं पढ़ा पाएंगे किसी भी हाल में। तो उस टाइम पे मेरा लगा कि शायद सपने सारे चूर हो गए, अब मेरे लाइफ में कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे मैं ला रही थी अपने 12th क्लास में, मैंने पीसीएम ली हुई थी, बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह आ रहे थे। तो मेरी मॉम ने कहा कि यस तुम बीटेक ट्राई करो, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग ट्राई करो। और यस मेरा फी वेवर से सिलेक्शन हुआ था। फी वेवर 20,000 में मेरा 4 साल का बीटेक हुआ था, जस्ट बिकॉज मेरी रैंकिंग बहुत अच्छी थी। मैं हमेशा टॉपर रही थी अपने क्लास में। और मैंने जब बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, तो मैं आपको बताऊं बीटेक सिविल, क्योंकि जिद थी अच्छा करने की, तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में भी मैंने अपना जो बीटेक कंप्लीट किया वो 83% से मैंने कंप्लीट किया। लेकिन अब नाउ व्हाट, अब आगे क्या। 4th ईयर में थी, मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब आगे क्या होगा। जिस तरीके से मैं देख रही थी कि अपने सीनियर्स को, कि वो कितनी जॉब के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं देख रही थी कि एक्सपीरियंस पर्सन भी उसी लाइन में लगे हुए हैं जिस लाइन में टॉपर लगा हुआ है, जिस लाइन में बाकी लोग लगे हुए हैं, तो वो पर्सन मुझे जॉब क्यों देगा। और अगर मैं गेट की प्रिपरेशन करती हूँ, एसएससी की प्रिपरेशन करती हूँ, जेई की प्रिपरेशन करती हूँ, तो पैसे कहाँ से लूंगी। ऑफकोर्स ये बात है, घर से लूंगी। और अगर 1-2 नंबर से छूट जाएंगे फिर पैसे कहाँ से लेंगे, फिर से घर से ही लेंगे। और जब जब नंबर छूटेंगे तब तक हम पैसे कहाँ से लेते हैं, घर से लेते हैं। क्योंकि हमें तो आदत पड़ी रहती है कि 26 साल की उम्र होने के बावजूद हम घर से पैसे मांग रहे थे। लेकिन ये ऑप्शन मेरे पास में तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि 9th क्लास से ही मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, जिससे मैं अपनी पॉकेट मनी रेज कर सकूं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ में। तो अब आगे क्या कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन में आपने देखा कितने प्राइवेट जॉब जिनकी थी उनकी नौकरियां गई, गवर्नमेंट की सैलरी कटी। तो ये टाइम हमारी लाइफ में तब नहीं आता जब हमारे घर में अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है। जब अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है, क्या अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरी जगह पे जाके कोई मेरा भाई जाके सर्जरी कर सकता है? नो। क्या अगर मैं इंजीनियर हूं तो मेरी जगह पे जाके कोई और बिल्डिंग बना सकता है? नहीं। क्या अगर मैं लॉयर हूं तो मेरी जगह पे जाके कोई और केस लड़ सकता है? नहीं। मतलब मेरी रिप्लेसमेंट मेरे घर में कोई नहीं है। अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे घर में पैसा कहाँ से आएगा। माँ बाप जो है, बहुत सारे लोगों के फैमिली है, वो ये बोलती है कि बेटा अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे फादर ने भी मेरी मॉम से यही बोला था कि अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे जिंदगी में तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम कहाँ से शुरू करोगे, वो बताना भूल जाते हैं। और हमको भी इस चीज का आभास नहीं होता है कि कभी अगर ऐसा टाइम आया गलती से भी, तो फिर हमारा क्या होगा। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होके रहना पड़ता है, जो कि हम लोग नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। अब अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो मैं फिर से अपनी फैमिली के एक मेंबर को खोना नहीं चाहती। और कहते हैं कि जैसे सारे रास्ते बंद हो रहे होते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर दिखा देता है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यस, वो 4th ईयर था मेरे कॉलेज का, कॉलेज बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का 4th ईयर था, जब मेरे सामने दो ऐसे पर्सनालिटी आए जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। और वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। यस, वेस्टीज कंपनी का प्लान मैंने देखा। और मुझे प्लान जो जिन्होंने दिखाया था वो थे रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश करदम सर। उन्होंने मुझे वेस्टीज कंपनी का प्लान दिखाया। और मैं आपको बताऊं, बहुत बहस किया था मैंने उनसे, काफी बहस चल रही थी हमारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों को देख रही थी, कोई आगे बढ़ रहा था कोई नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने अलग अलग एमएलएम कंपनीज में लोगों को देख ही रही थी। तो मैंने उनसे बहस करना शुरू किया। मैंने कहा कि अच्छा आपकी कंपनी नंबर 1 पे है,
यहाँ पे हर कोई इंसान दूसरा आता है, वो अपनी कंपनी को नंबर 1 ही कहता है, कोई दूसरा सेकंड नंबर पे तो कोई कहता ही नहीं है। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा हंसी खिलखिली करना शुरू किया था उनसे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे बस एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं था, जिसने मेरी ज्वाइनिंग कंफर्म कर दी थी। उन्होंने मुझसे एक चीज बोला कि पूर्णिमा जी, मैं आपको क्या वेस्टीज में मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। पहले आप मुझे बस एक बात बताइए कि आपके बाद में आपकी फैमिली को पैसा आए, इसका कोई सोर्स है आपके पास में एमएलएम के अलावा? कोई सोर्स, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप जानते हो कि भाई हमारे बाद में भी हमारी फैमिली को बढ़ते क्रम में पैसा आएगा, ऐसा कोई भी आप जानते हैं सोर्स? तो मेरे दिमाग में बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई, मेरे पास में कोई सोर्स नहीं। तो वहां से मैंने उनकी बातों को सुनना शुरू किया। उन्होंने बस एक बात बोली कि टॉप 100 में जो कंपनी भारत की इकलौती कंपनी हो तो इंडिया में कौन से पोजीशन पे होगी? मैंने कहा यस, नंबर 1 पोजीशन पे। उन्होंने कहा जिस तरीके से कॉलेज हम देखते हैं प्लेसमेंट देख के, वैसे कंपनी देखते हैं अचीवर देख के, और आप जिस ग्रुप में ज्वाइन करने जा रही हैं आप देखें आपके वहां के सारे सीनियर्स के चेक आपको देख सकती हैं। और उसमें मैंने चेक्स देखे, मैंने ट्रांजेक्शन्स देखे, बिलीव हुआ और मैंने कहा यस, अब मुझे बिल्कुल स्टार्ट करना है। और 6 जून 2018 को मैंने वेस्टीज बिजनेस में अपना पहला कदम रखा, वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया। यस, आप सही समझे, अभी 6 जून जो आने वाला है, राइट, 6 जून को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। मतलब कि इससे पहले अभी मेरे 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे। एक बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले हमें बताया जाता है कि आपको 3 साल इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना है। तो अभी ये 3 साल अभी मेरे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो और ये बहुत सुखद जर्नी रही मेरी। मैंने बिजनेस को जब ऑप्ट किया तो कहते हैं ना कि जब बिजनेस को आप ऑप्ट करते हो तो कोई इंसान आपको ये नहीं बताने वाला होता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। यस, आप जब पैदा होते हो तो कोई आपको बताता है कि तू गिर के तुम उठ नहीं सकते, या फिर चोट लग जाएगी, या फिर कुछ भी हो जाएगा। मतलब एक आप बच्चे को छोड़ दो ना, तो अपने आप गिरेगा भी, अपने आप उठेगा भी, रोएगा भी नहीं, राइट, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया था तब मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि तू लड़की है, तू काम नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही मैं वहां पे उस प्लेस से हटी, वैसे ही मुझे बताने वालों की भीड़ लग गई कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस था सबको मेरे ऊपर कि उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे कॉन्फिडेंस दिला दिया। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो जिनकी टाइमिंग का बहुत इश्यू होता है, जिनको लगता है कि यार मेरे पास में तो टाइम ही नहीं बचता है, मैं काम कब करूं वगैरह वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना शेड्यूल बताना चाहूंगी, राइट। मैं सुबह खाना बना के जाती थी अपने कॉलेज, 9 बजे का मेरा कॉलेज हुआ करता था। 9 से 5 बजे तक मैं कॉलेज में रहती थी। 5 से 6 बजे तक मैं अपना खाना वगैरह करती थी। खाने के बाद में 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक मेरा ट्यूशन पढ़ाना होता था। मैं ट्यूशन पढ़ा के 10 बजे आती थी। उसके बाद में मैं अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करती थी। अब आप सोच के देखो कि इस सिचुएशन में आप इसमें कहाँ से वेस्टीज लाओगे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहां राह है, उसको कोई रोक नहीं पाया है, ठीक है, जो जिसने करने के ठान लिए। और यस, मैंने तरीके निकाल लिए, क्योंकि इंसान टाइम तब नहीं निकाल पाता है जब वो इंसान टाइम डिसाइड नहीं करता है कि उसको वो काम कब करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि वो काम आप कब करोगे, तब वो टाइम निकल भी जाएगा। और जब तक आपने डिसाइड नहीं किया ये काम मुझे कब करना है, तब तक आपका टाइम नहीं निकल पाएगा। द वेरी फर्स्ट मंथ का जो मेरा चेक आया था आपके सामने अभी आने वाला है, बस चल जाए तो। यस, बहुत अच्छा चेक आया मेरा। इतनी खुशी की लहर दौड़ी थी मेरे अंदर में कि मेरे सारे दोस्तों को इतना हंसी आ रही थी, इतना वो मुझे चिढ़ा रहे थे, इतना कि पूर्णिमा इसके लिए इतना दौड़ रही थी, मेरे जेब से ले लेती, क्या दिक्कत थी, इतना तो मुझसे ही मांग लेती, तुम्हें इतने पैसे कमाने की क्या जरूरत है, राइट। तो उन्होंने कहा कि इतने तो मेरे से मांग लेती, इतने पैसों की कमी हो रही थी। तो मैंने उनसे बस एक बात बोली कि भाई जितने पैसे लेके ना तुम दुकान में सामान लेने जाते हो, उतना तो मेरा कैशबैक आता है, उतना तो मेरा कैशबैक आता है। फर्स्ट मंथ का मेरा पे आउट 139 रुपए था। सिर्फ कंसिस्टेंसी को मैंने फॉलो किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कंसिस्टेंसी, अगर मेरा अपलाइन बोल रहा है तो वो पागल नहीं है, राइट। पहली चीज तो अगर वो मुझे बता रहे हैं और वो वही करके आगे बढ़े हैं तो मैं उनको फॉलो कर लूंगी, तो क्या गलती हो जाएगी, राइट। तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। 139 रुपए का चेक सीखना शुरू किया। जब सीख के काम करना शुरू किया, 830 रुपए का चेक। और इससे पहले कुछ ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास में कुछ नहीं था, तो इसलिए मुझे अपने सिर्फ इनविटेशन प्रेजेंटेशन में ही
थोड़ा सा अच्छा बेटर करने में ही मुझे टाइम लग गया, 6-7 महीने टाइम लग गया। और जब मैंने सीख के काम करना शुरू किया तो मेरा पे आउट था 16,217 रुपए। अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी एक बिल्डिंग को बनने में भले ही हो सकता है बनाने में मुझे 1 साल लग जाए, लेकिन जब दूसरी बिल्डिंग बनाने जाऊंगी तो उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब मेरे पास में एक्सपीरियंस होगा, अब मुझे बनाना आ चुका होगा। तो उसी तरीके से मुझे जब स्टार्टिंग में काम करना नहीं पता था तो उसमें टाइम लगा, लेकिन जब काम करना समझ में आ गया तो उसको मल्टीप्लीकेट करने में टाइम लगा। और जस्ट नेक्स्ट मंथ की जो मेरा पे आउट था वो 24,000, सिर्फ नेक्स्ट मंथ का पे आउट 29,000, नेक्स्ट मंथ का पे आउट 32,000। ऐसी ग्रोथ तो शायद मेरे ख्याल से गवर्नमेंट में भी नहीं होती है, जो इतने महीने में तुरंत तुरंत बढ़ती चली जाए। नेक्स्ट मंथ का पे आउट 45,000। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जो वेस्टीज के थ्रू जो सबसे हाईएस्ट पे आउट है मेरा, वो है 2,57,000 महीना। 2,57,000 मेरा हाईएस्ट पे आउट है। मैंने ट्रांजेक्शन भी मैंने यहाँ पे अपनी शो की हुई है कि 2,12,000 मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्ट हुए थे। और सबसे अच्छी बात कि कल इन्हीं पैसों की वजह से मैंने अपने को खोया था, और आज वो पैसा मैं मंथली कमा पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। आज कोविड टाइम में कितने लोगों की जिंदगियां गई, कितने लोगों के पास में इतने पैसे ही नहीं थे कि वो अपने घर वालों को ट्रीट कर सकें। और ये वही कुछ ऐसे लोग थे जो बिजनेस को देख के कभी बोलते थे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। क्या मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आपके पापा को इंटरेस्ट आता है सुबह 9 बजे जॉब पे जाने की में और रात के 8 बजे वापस आने में? क्या उनको इंटरेस्ट आता है धूप छांव बरसात हर टाइम पे वो पहुंच जाते हैं? क्या आपकी मॉम को इंटरेस्ट आता है किचन में बैठ के क्या कहते हैं खाना बनाने में? उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है कि खाना बनाए वो इतनी गर्मी में, चाहे चोट लगी हो चाहे कुछ भी लगी हो, आपको खाना परोसे, इवन आप उनको बहुत बुरा भी बोल दें तो भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते। ना माँ पीछे हटती है ना फादर पीछे हटते अपनी जिम्मेदारियों से। और हमने जिम्मा ले लिया होता है अपने मम्मी पापा की सपनों को पूरा करने का जिम्मेदारी हमने ले ली होती है। और जैसे ही थोड़े बहुत दिक्कतें आती हैं वैसे ही हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। आप बताओ कि कौन सबसे ज्यादा प्यार करता है? आपके माता पिता आपसे ज्यादा प्यार करते हैं कि आप उनसे करते हैं? और कितना बुरा लगता होगा जब आपके फैमिली में से कोई पर्सन जिनको डॉक्टर की जरूरत होती है और आप दूसरे के सामने हाथ फैला के पैसे मांगते हो कि मुझे पैसों की जरूरत, तो कैसा लगता होगा? उसमें आपको इंटरेस्ट आता है क्या? अगर वैसे दिन नहीं चाहिए ना तो अपने दिन को परिवर्तन करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे वो दिन कभी ना आपके फैमिली को देखना पड़े और ना आपको देखना पड़े। और